जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार दरोगा के लिए जो प्रीलिम एग्ज़ाम यानी पीटी के लिए एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस आया है। आज हम लोग देखेंगे सेट प्रैक्टिस नंबर 1। आप तैयारी जहां से कर रहे हैं करते रहिए। आप देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं, उसको आंकने के लिए सेट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे आज बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए देखते हैं सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा प्रयास रहेगा कि एक दिन बीच लगाकर एक सेट क्या किया जाए, अपलोड किया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित हैं? शौनक और पेम्पलाद शाखाएँ का संबंध हो जाता है अथर्व वेद से। किस वेद से? तो अथर्व वेद से। अथर्व वेद किसके द्वारा लिखा गया था? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया है? अथर्वा ऋषि के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये कलहन के द्वारा किया गया था। और कलहन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजतरंगिणी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी आता है। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। ये इतिहास की पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। किसके इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल और चुनहुद्रो से। कहाँ से? लोथल और चुनहुद्रो, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा बौद्ध का जो मरने के बाद उनकी अस्थियां थी उनको 5 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? ये किया गया था 1347 में। किसके द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन क्या है? बहमनी था। अलाउद्दीन बहमन शाह। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? सबको पता है उनके घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन यहाँ पे पूछा है हाथी का नाम। हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का नाम जुड़ता है हल्दी घाटी युद्ध से। किससे? हल्दी घाटी युद्ध से। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। कब? तो जून 1576 में। किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई? कौन सी है? भैरोवाल की संधि। ये होता है 22 दिसंबर 1846 को। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और सिखों के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और सिखों के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ये शामिल था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी शामिल था। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल, ये भी सही है। इनमें सभी के सभी जो बातें हैं जो 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, ये सारे के सारे बात उसमें क्या थे? इंक्लूड थे। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किया था। कौन सी समिति है? तो सेवा समिति। किसके द्वारा किया गया था? हृदयानाथ कुंजरू के द्वारा। किसके द्वारा? हृदयानाथ कुंजरू के द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। कोलाचेल का युद्ध 1741 में। खुदरा का युद्ध 1795 में। और रुहेला का युद्ध हो जाता है 1773-74 में। कब होता है? 73-74 में। ये क्या हो जाएगा? ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो ये आगा खान मॉल जेल में क्या किया गया था? इनको रखा गया था। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से? तो हो जाता है उड़ीसा से। विद्रोह का नाम क्या है? कंद विद्रोह। आगे देखते हैं, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड, ठीक है, रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर? 5। आगे देखते हैं, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र नाम क्या है? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखा गया था 1983 यानी 1983 ईस्वी में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नींव रखा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? इसके जनक कौन हो जाएंगे? तो थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1931 यानी 1931 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो कृषि में 100% है, खनन में भी है और संचार में। पेंशन में क्या हो जाएगा? 100% नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना ये शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना ये भी शामिल है, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये क्या? ये शामिल नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? 21 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? किसके द्वारा? कौन सी समिति? ये हो जाएगा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन हुआ था 2005 में और इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 2009 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? ये जाएंगे प्रोबोवो सुबियांटो। कौन हो जाएंगे? प्रोबोवो सुबियांटो। ये कौन है? तो ये इंडोनेशिया के क्या थे? क्या है? राष्ट्रपति जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो 0 गोल्ड, उसके बाद 1 सिल्वर हो जाएगा और 4 ब्रॉन्ज, यानी भारत को टोटल कितने मिले? टोटल 5। स्वर्ण एक भी नहीं, 1 सिल्वर और 4 रजत, यानी कांस्य पदक। एक स्वर्ण पदक एक भी नहीं मिला, रजत 1 मिलता है और कांस्य 4 मिलते हैं। कांस्य कितने मिलते हैं? 5 और 1 छोड़, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिलते हैं? तो कुल 6 पदक मिलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? ये हो जाएगा 1.8%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बजट 2024-25 में
मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए तो ये हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 86,000 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो हो जाएंगे उड़ीसा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कजाकिस्तान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में रुद्रम 1 क्या है? ये रुद्रम प्रथम एक है मिसाइल। रुद्रम 1 क्या है? ये मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रीडम प्रेस वाले में भारत का स्थान हो जाता है 159, 159। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो 2024 में कुल 5 लोगों को क्या दिया गया है? भारत रत्न। सॉरी, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 लोगों को। पहला कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा व्यक्ति हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा व्यक्ति हो जाएंगे MS स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन। और चौथा हो जाते हैं PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। और 5वां हो जाते हैं, ये हो जाएंगे कितने टोटल 5 लोग को मिला है? पहला हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी और एक हो जाते हैं 5वां चौधरी चरण सिंह। टोटल 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो 139। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, क्योंकि किसी दिन क्या लगा था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। होपेक्स सैन्य अभ्यास, ये एक वायुसेना का सैन्य अभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच होता है। ये 2024 का होपेक्स वायुसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है सूर्यबाला। किसे किया गया है? तो ये हो जाएंगे सूर्य बालाजी को। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। ये बनाया गया विश्व जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग दिया गया? ये हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? ये हो जाएगा 1445, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर में 2021 की अपेक्षा क्या किया गया? वृद्धि दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य, क्या नाम है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? ये कब तक रखा है? तो 2028। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। मूवी का नाम क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य के द्वारा? तो किया गया झारखंड राज्य के द्वारा। जो विधवा पुनर्विवाह करेंगे उसको क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द को यौगिक कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत्यादि का हो जाता है इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ, तो काम के लिए क्या होना चाहिए? समय चाहिए। किसी को काम को करने में क्या लगता है? समय लगता है, यानी समय होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिछले कुछ एग्जामों से ट्रेंड देखा गया है, कब? पीटी के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 1-2 हिंदी से और 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से देखने को मिल रहा है। उसी पैटर्न को ये फॉलो करके सेट बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजारियस विजिटिंग डैश जापान? यहाँ देखिए डिजारियस के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो जियोग्राफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, क्या हो जाएगा? जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, क्या लिखना है? सीखना है ना, सॉरी, ये हो जाएगा टू लर्न। जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, भूगोल सीखना क्या है? कठिन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चूज द अपोजिट वर्ड, इसका उल्टा बताना है। गॉर्जियस मतलब होता है भव्य, शानदार, सुंदर, तो प्लेन मतलब क्या हो जाएगा? साधारण। प्लेन मतलब क्या हो जाएगा? साधारण। और जियोग्राफी में क्या होता है? भव्य होता है, काफ़ी सुंदर हो, जो बहुत, उसको गॉर्जियस कहा जाता है, गॉर्जियस लुकिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ये 1858 यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके जस्ट बाद ये अधिनियम आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एस.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो न्याय की बात रूसी क्रांति से ली गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ये अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 20 के 3 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद कितना हो जाता है? अनुच्छेद 50 यानी 50 में क्या हो जाएगा? इसको कहता है कि ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब एक दूसरा क्या होगा? दोनों अलग अलग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त कर रहना चाहिए, बिल्कुल सही। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है ताकि सरकार चल सके, संविधान और विकासात्मक कार्य हो सके। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल एक संसदीय माने जो संसद के द्वारा होगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, ये गलत है। निम्न सदन और उच्च सदन दोनों से क्या होते हैं? मंत्री को बनाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सचिवालय क्या होता है? सरकार से स्वतंत्र होता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। लोक लेखा समिति क्या करती है? ये लेखा जोखा रखती है, जिसका संबंध हो जाएगा वित्तीय समिति से। विभागीय समिति ये हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। फिर है याचिका समिति हो जाएगा कार्यकारी समिति से। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति हो जाएगा तदर्थ समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 959। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? क्वेश्चन ये भी आता है कि भाषा का संबंध किस अनुसूची से हो जाएगा? तो भाषा का संबंध हो जाएगा 8वीं अनुसूची से। मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। अभी कुल कितने भाषा है? अभी 22। 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92। 3 बार संविधान संशोधन करके क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा गया है। 21 में जोड़ा गया था सिंधी को, और 71 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, और 91 में जोड़ा गया था मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। किसको नहीं जोड़ा गया? कश्मीरी को जोड़ा नहीं गया। पूछा है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा को नहीं जोड़ा गया? तो नेपाली जोड़ा गया था, कोंकण को जोड़ा गया, मणिपुरी को। इसको याद करने का तरीका होता है, देखिए नमक। क्या लिखिए? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इस तीनों को क्या किया गया? जोड़ा गया, जबकि कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त आयोग के द्वारा। भूविज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? सबसे बड़े को कहा जाता है ईओन। क्या कहा जाएगा? सबसे बड़े खंड को ईओन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं हैं? ये हो जाएगा शनि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा बांग्लादेश। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। जो बादलों की दिशा और गति नापता है नेफोस्कोप के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। सही है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल हो जाएगा सहारा। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी क्या है? सत्य हैं। इसमें पूछा सत्य नहीं है, इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? अघिल दर्रा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो जाएगा चिनाब। सिंधु नदी तंत्र की कुल 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, यानी इसमें सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था की स्थापना कब की गई थी? ये कब किया गया था? तो 1958 में। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक
संख्या हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे कम मात्रा में जीवित प्राणी के शरीर में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज। इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति कैसा है, निगेटिव है, इसका खोज किसने किया था? ये किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा? डी ब्रोगली। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? तो ये घटती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -3 से लेके 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट। लिमोनाइट किसका हो जाएगा? तो लोहा का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हरा कशिश को रोमन विट्रोल है, क्या कहा जाता है? रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हॉटविग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका उपस्थित होती है। बिल्कुल सही। पहला कथन ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किससे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं को यातायात का क्या करता है? आने जाने का प्रबंधन। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछेगा कि जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 19 और 81। कार्बनिक पदार्थ होगा 19, तो अकार्बनिक हो जाएगा 81। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग। नींबू में कौन सा रोग? तो लिटिल लीफ नामक रोग। किसकी कमी से? तो तांबा की कमी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो ये जगह संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के जितने भी जंतु हैं कहाँ पाए जाएंगे? ये सभी के सभी खारे जल में मिलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? मेढक आ जाते हैं एम्फीबिया वर्ग। किस में आएंगे? एम्फीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? हो जाएगा जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक। बिल्कुल सही। और बैंगनी में क्या होता है? सबसे कम।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल का उपचयन तथा ऑक्सीजन बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड ये चारों के चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब अदिश राशि है, बिल्कुल सही। कार्य की विमीय सूत्र ml/t-2, ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है। समतल कोण का SI मात्रक स्टेरिडियम होता है। इसमें पूछा था कौन कौन से सत्य हैं, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण बल के अधीन जो कार्य होगा हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तभी आदमी आसानी से क्या करता है? चल पाता है या कोई नट काम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी इसमें A, B और D क्या है? सही है, जबकि C कथन क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। बिल्कुल सही। नहीं, इसकी खोज क्या पूछा है? अलेसांड्रो वोल्टा ने। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण, ये बिल्कुल सही है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण बल लगता है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण। जब सेम दिशा में लगेगा तो क्या हो जाएगा? आकर्षण, और विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण। यानी दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा 92 का B। 92 का क्या हो जाएगा? B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता बराबर 1 + D/F। अब आगे क्वेश्चन नंबर 94, जो सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें देखते हैं इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, यानी इसका क्या हो जाएगा? S। पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का संबंध हो जाता है, ये हो जाएगा विद्युत विभवांतर से। कैलोरीमीटर, कैलोरी हो जाएगा उष्मा से, और लंबाई से एक बच गया तो हो जाएगा रूलर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को क्या करती है? परावर्तित करती है। ये हो जाएगा परावर्तन। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81वां होगा? इसका 35वां पद क्या आएगा? 81 आएगा। यहाँ देखिए 3 का अंतर है। Tn बराबर हो जाता है A + n-1 × D। D का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से -3, और A का मान हो गया 21। इस पर रख के हल करिए, 35 आएगा। इतना के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा? इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। इसका देखिए 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। औसत भार कितना कम हो गया? 3, तो 6×3 = 18। कितना कम हो गया? 18। 18 कम हो जाएगा, और तो 80 में से 18 गया।
ये हो जाएगा 80 में से 18 घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, कितना हो जाएगा 62 किलोग्राम। 1290 रुपये का ऋण है, कितने 4 वर्ष में 5% का दर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपये। आगे देखते हैं, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो वास्तविक गति इसका हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट नंबर 1 के टोटल 1 से लेके 100 क्वेश्चन को देखे। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगले सेट यानी सेट नंबर 2 में। तब तक आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इसको जांचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेट प्रैक्टिस। आप पढ़ाई चाहे कितना भी कर लीजिए, जब तक सेट नहीं बनाइएगा तब तक क्वेश्चन आपकी नज़रों से नहीं गुजरेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।